तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं और इनके क्या क्या गुण होते हैं। दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो क्या होता है, और आगे देखेंगे डीएनए में जो है किस प्रकार का रिप्लिकेशन होता है, प्रतिरूपण होता है, जो एक एक करके हम लोग देखेंगे। और देखेंगे कि केंद्रीय हठधर्मिता क्या होता है, अंग्रेजी भाषा में इसे सेंट्रल डॉगमा कहा जाता है, जो हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे जो हम लोग के आनुवांशिक पदार्थ होते हैं और इनके क्या क्या गुण लक्षण होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइक बिगेट्स लाइक, यानी कि जो जीव जैसे होते हैं ना तो वो अपने ही जैसे संतानों को जन्म देते हैं। गाय अपनी जैसे जो है बच्चे को जन्म देती है, मनुष्य मनुष्य के बच्चे को जन्म देती हैं, बकरियां बकरियों को जैसे किसी बच्चे को जन्म देती है ना। तो यहाँ पर जो होता है कि जो जीव हैं तो अपने जैसे संतानों को जन्म देते हैं। और जब बात आती है प्रजनन की तो यहाँ पर क्या होता है कि जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, जिससे उनकी जाति की सततता जो है इस पृथ्वी पर बनी रहती है। और ये जो है एक प्रकार की बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो सभी जीवधारी जो है किसी ना किसी प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अपनी जाति की सततता को बरकरार रखते हैं, यानी कि संतति उत्पन्न करते हैं। तो जीवों में पाए जाने वाले जो गुण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वे कहीं ना कहीं जो है किसी मटेरियल्स के द्वारा, किसी ना किसी पदार्थ के द्वारा जो है निहित होता है, संग्रहित होता है। यानी कि एक्सप्रेशंस के लिए जो है उसमें कोई ना कोई रॉ मटेरियल्स ज़रूर होता है। तो ऐसे जिम्मेदार कारक को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। तो यही क्या करता है, गुण एवं लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो आपके डीएनए तथा आरएनए होते हैं। तो हम लोग करेंगे कि डीएनए तथा जो है आरएनए को क्या कहते हैं, आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। एवं ये क्या करते हैं, वंशागति के विभिन्न लक्षणों या गुणों को नियंत्रित करते हैं। यानी कि यही जो डीएनए होता है ना, यही क्या करने वाला है, ये आपके जो है वंशागति के विभिन्न लक्षणों तथा गुणों को कंट्रोल करने वाला है। और यह क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। बात वही है कि जब माँ बाप से एक नए संतान उत्पन्न होते हैं तो माँ बाप में जो गुण होता है ना वह कहाँ चला जाता है, अपने संतानों में चले जाते हैं। आगे देखें कि आनुवांशिक पदार्थ के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, पहला गुण जो है यह अपना प्रतिरूप तैयार कर सकता है, माना कि ये अपना रिप्लिकेशंस कर सकता है, कॉपी बना सकता है। उसी को हम लोग बोले इट शुड बी एबल टू रिप्लिकेट इटसेल्फ, यानी कि अपना कॉपी बनाएगा। आगे है कि यह संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से स्थिर होते हैं, यानी स्टेबल होते हैं। इसका मतलब यह क्या होगा, यह जो है संरचना और क्रियात्मक जो है केमिकली रूप से स्टेबल होगा। तो यह क्या होगा, कम अभिक्रियाशील होगा ना। तो जेनेटिक मटेरियल्स आर स्टेबल बोथ स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। उसके बाद है कि इसमें धीरे धीरे बदलाव आते हैं, यानी कि इसमें विभिन्नताएं आती हैं और इसमें क्या होता है, विकास का आधार बनती हैं। यानी कि आनुवांशिक पदार्थ में क्या होता है, धीरे धीरे बदलाव होते हैं, कि वेरिएशंस आते हैं। क्यों आते हैं भाई, क्योंकि कम्बिनेशंस होता है। कम्बिनेशन मतलब आता है कि जब दो नए नए गुण आपस में कंबाइन करते हैं ना तो यहाँ पर क्या होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं, और जिससे क्या होता है, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन होता है। और उत्परिवर्तन जो होता है ना वो विकास का ही आधार बनती है, यानी कि इससे एक नए जीवों की उत्पत्ति होती है। आगे हम लोगों का है वो है न्यूक्लियोसाइड। याद रखना है न्यूक्लियोसाइड जो है बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछे गए हैं कि न्यूक्लियोसाइड्स जो है क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड बराबर होता है आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं, और उसके बाद क्या है, पेंटोज शुगर, यानी 5 कार्बन युक्त शर्करा वाले क्या हैं, आपके शुगर हैं। यहाँ पर जो है नाइट्रोजनस बेस याद रखिएगा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपके प्यूरिन्स, दूसरा होता है पायरिमिडिन्स होता है, जो हम लोग आगे देखेंगे कि तो प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स जो है ये नाइट्रोजनस बेस के दो प्रकार हैं। और आपके पेंटोज शुगर, यानी कि नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर जो है आपस में मिलकर के क्या करते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। और जब टाइड की बात आती है तो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट समूह जो है मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और इसी से बना होता है हम लोगों का डीएनए। यानी कि डीएनए जो है ये लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बने होते हैं, जो कैसे होते हैं, 2 धागे से बने होते हैं, एंटी पैरेलल्स होते हैं, है ना।
आगे देखिए कि डीएनए में किस प्रकार का प्रतिरूपण पाया जाता है, तो उसमें होता है सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। याद रखना है, अर्ध माना होता है आधा। एक धागा क्या होगा, नया होगा, और एक धागा क्या होगा, टेम्पलेट होगा यानी पुराना होगा। और इसमें जो है संरक्षी में क्या होगा, दो एक जैसे धागे क्या होंगे, पुराने वाले होंगे, और दो नए धागे एक साथ होंगे, उसको बोलेंगे संरक्षी। और यानी डिस्पर्सिव में क्या होगा, जो यहाँ पर है पुराने धागे, उसके बाद क्या हो जाएंगे नए धागे, पुराने धागे, नए धागे। अगर इस तरह से जो है रेंज होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव। क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव। और यहाँ पर जो है संरक्षी में एक जैसे मान लिया जाए कि ये दोनों क्या है, पुराना धागा है, और ये दोनों क्या है, नए संश्लेषित धागे हैं। तो इस अवस्था में 50-50% चांस है ना यहाँ पर नए और जो पुराने वाली में। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो पुराने वाले धागे के जो है अनुरूप क्या बनता है, दो नए संश्लेषित धागे बनते हैं। तो अगर ऐसी व्यवस्था है तो उसको हम लोग बोलते हैं अर्ध संरक्षी प्रतिरूपण बोलते हैं। और अगर दोनों धागे क्या होंगे, पुराने होंगे, और दो धागे कहे होंगे नए संश्लेषित, तो इसी व्यवस्था को बोलेंगे हम लोग संरक्षी बोलेंगे। और वितरित यहाँ पर जो है, तो इस तरह से प्रतिरूपण होता है। और याद रखना है डीएनए में एक ऐसा प्रतिरूपण, तो बोलेंगे अर्ध संरक्षी प्रतिरूपण होते हैं। आगे हम लोगों का जो सवाल है वो है आपका केंद्रीय हठधर्मिता यानी आपका सेंट्रल डोग्मा है ना। तो सेंट्रल डोग्मा का जो कंसेप्ट आया था वो देने वाले वैज्ञानिक थे आपके फ्रांसिस क्रिक, और 1958 ईस्वी की कहानी है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है जो अनुवांशिक गुण होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं। तो ये कहानी इस तरह की है कि अनुवांशिक सूचना के प्रवाह की जो एक प्रक्रिया है ना, कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि हम लोग उसको ऐसे कह सकते हैं कि जब अनुवांशिक सूचना का जो प्रवाह होता है, फॉलो होता है, स्थानांतरण होता है, तो यह डीएनए से डीएनए में हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरूपण कहते हैं, है ना। और जब डीएनए से एमआरएनए में जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुलेखन। क्या बोलते हैं, अनुलेखन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि डीएनए से जब सूचना एमआरएनए में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, हिंदी में अनुलेखन। और जब एमआरएनए से डीएनए में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उल्टा भाई ना। तो यहाँ उल्टा हो रहा है ना, तो उसको बोलेंगे उल्टा अनुलेखन। क्या बोलेंगे, उल्टा अनुलेखन। इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए एमआरएनए तक जो इन्फॉर्मेशन आया, अब क्या होगा, यह कहाँ पहुँचेगा, प्रोटीन में पहुँचेगा। तो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। और ये ट्रांसलेशन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा प्रोटीन की जो बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन कहते हैं। और राइबोसोम्स जो होता है ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहलाती हैं। और राइबोसोम्स का घर कहाँ होता है, तो ये आपके होते हैं अंतःप्राद्रवी जालिका, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और इसी की वजह से जो है ना ये खुरदरे अंतःप्राद्रवी जालिका कहलाते हैं, जहाँ पर क्या होना है, प्रोटीन का संश्लेषण होना है। तो यहाँ पर जो है आपका केंद्रीय हठधर्मिता क्या है, तो हम लोग इसको ऐसे परिभाषित करेंगे कि जो अनुवांशिक सूचना के प्रवाह की एक प्रक्रिया है जो क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन में जाती हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती हैं, केंद्रीय हठधर्मिता कहलाती हैं, जो आपके फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। और 2024 ईस्वी में जो है यही प्रश्न ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया था। केंद्रीय हठधर्मिता का जो कंसेप्ट है वह किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था आपके फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया था 1958 ईस्वी में।